हाँ, बाय अ क्लासिकल थिंकर। चलो, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। इधर सुनो, ये बुक से नहीं है, ये बुक से बाहर है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि भारत में सुसाइड रेट का रेशियो कुछ इस तरीके से कि हर साल 1,67,000, हिंदी में क्या बोलते हैं 67 को, 67,000 लोग सुसाइड करते हैं। इसमें से करीबन 35% जो होता है वो स्टूडेंट होते हैं। कितने होते हैं? 35%। एक औसतन एज में देखा गया है कि एज लिमिट फ्रॉम 18 टू 24, 18 और इसको और पीछे ले जाते हैं, 16 से 24 साल के लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं, ठीक है, स्पेशली बच्चे। और आपको सुन के बड़ा हर्जा होगा कि सबसे ज़्यादा सुसाइड किस स्टेट में हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा सुसाइड होते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ होते हैं? महाराष्ट्र में। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो इसमें काम आएगी। अब आप सोचो कि सुसाइड क्या है, कि जब तक समाज में इसकी स्टडी क्यों करनी पड़ी भाई साहब। अब अपन ये देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में जब तक कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं हो जाती तब तक उस पर स्टडी नहीं होती। सुसाइड जैसा ही एक और हैवॉक है विच इज़ रनिंग इन अवर नेशन, दैट इज़ नोन एज अ रेप। आपको बहुत अच्छी तरह जिसे हम बलात्कार बोलते हैं। आप सोचिए, आपको क्या लगता है, क्या बलात्कार आज नहीं होते हैं? पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं, ठीक है, वहाँ पे। और जब अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा सर्वे आया था, वहाँ पे उसमें एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने ये बताया था कि 99% बलात्कार करने वाला कोई रिश्तेदार या घर का ही होता है उनके, ठीक है। पर वो कहीं ना कहीं एक सोशल फिनोमेना, सोशल बैकवर्डनेस के कारण, बुराई के कारण समाज इसको आड़े हाथों नहीं लेगा भाई साहब, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो बताते नहीं हैं। हमारे यहाँ भी तो यही होता है, कई तरीके से रेप हो रहे हैं भाई साहब, सोशली, इमोशनली, फिजिकली। कुछ सामने आते हैं, कुछ नहीं आते। गांव की जनता जिनके साथ रेप हो रहा है, तो भाई साहब ऐसा कहते हैं हर 1 घंटे में भारत जैसी सिटी में 5 रेप हो जाते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा के, लेकिन क्या किसी ने आज तक तवज्जो दिया? किसी ने नहीं। नो वन हैज़ थिंक अबाउट दैट वन। अचानक इसी के बीच में दिल्ली में एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है जिसका नाम होता है निर्भया कांड। एक बस में एक लड़की के साथ करीबन 2 to 3 कन्विक्ट रेप करते हैं, और रेप करने के बाद शी वॉज बैडली इंजर्ड, ठीक है, इन हर प्राइवेट पार्ट्स। उसके प्राइवेट पार्ट्स को बहुत ज़ोर से डैमेज करते हैं, एंड शी वॉज थ्रोन ऑन अ रोड, और बस से नीचे फेंक देते हैं। आफ्टर 2 or 3 or 5 days स्ट्रगलिंग फॉर हर लाइफ, अपनी जीवन के लिए लड़ती है, और सडनली शी डाइड, वो मर जाती है। तब जाके जनता की आंखें खुलती हैं, तब जनता ये समझ पाती है कि द रोड्स ऑफ दिल्ली आर नॉट सेफ, दिल्ली की सड़कें सही नहीं हैं और सुरक्षित नहीं है। आप सोचो कि दिल्ली की सड़कें सुरक्षित नहीं है, कल ऐसा ना हो कि माय सिस्टर और आर सिस्टर और आर वाइफ और आर फ्रेंड, कोई भी, चाहे वो कोई भी हो जो अपन से रिलेटेड होता है, ये ट्रेसपास उसके लिए भी सेफ नहीं। कल हो सकता है आज वो निर्भया के साथ हुआ, हो सकता है कल आपके परिवार या मेरे परिवार, किसी परिवार में किसी एक की बात चल रही हो। तब लोगों ने भाई साहब इकट्ठा मार्च निकाला, प्रोटेस्ट किया, दोज कन्विक्ट आर अरेस्टेड, उन कन्विक्ट्स को अरेस्ट किया, फाइनली दे वर सेंटेंस टू डेथ। जनता ने उनका 100 ग्राम करके कई तरीके से मार दिया। एक को जेल में मार दिया, या फांसी से। एक जुवेनाइल कोड के अंतर्गत ये पता चला कि कम एज का था, तो लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बड़ा ट्रमेंडस चेंज हुआ कि हमने संविधान में ये डेट ही कम कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि पापियों को सज़ा मिल सके। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अखबार में जाती हैं, कुछ ऐसी होती है। मरने के बाद किस रीज़न से मरा किसी को नहीं पता। तो आज हम एमिली डर्किन की एक और स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज अ सुसाइड थ्योरी, और इसी को हम बोलते हैं हिंदी में क्या? आत्महत्या का सिद्धांत। देखो, पहली चीज़ तो ये समझ लो कि हमारी सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में वो सारे उसी के हिस्से। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि कल एक ऐसी घटना आई न्यूज़ में, एक बहुत अच्छा चैनल चलता है, मैं बहुत देखता हूँ, आप भी देखना, वो आता है अपना, उसमें आता है ब्लैक एंड वाइट, इंडियन उसमें आता है, इंडियन ऐसे कोई चैनल है, न्यूज़ चैनल, उसमें आता है, चैनल है ब्लैक एंड वाइट, जी न्यूज़ पे आता है, जी न्यूज़ पे ब्लैक एंड वाइट आता है 9 बजे समवॉट, और वो आपको वो परिवेश दिखाएगा जो कोई नहीं दिखा। इट इज़ गुड फॉर योर यूपीएससी, दिमाग के तारे खोल देता है। कल आपको पता है, कल एक ऐसा केस आया कि बिहार और यूपी में एक एसडीएम है, नाम क्या था उनका? ज्योति मौर्य।
उनकी शादी को 10 साल हो गए। 10 साल के बाद भाई साहब ऐसा हुआ कि पति जो है वो ऑलरेडी सरकारी विभाग में थे, क्लीनिंग डिपार्टमेंट में, जिसको हम म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं, वह सफाई कर्मचारी थे। 10 साल से उनकी बहुत अच्छी चल रही है, बेहतरीन। उन्होंने अपनी पत्नी को आगे पढ़ाया। पत्नी को आगे पढ़ाने के बाद भाई साहब क्या हुआ, जैसे उनकी वाइफ की जॉब लगी, उन्होंने PCS क्लियर किया, ठीक है। और PCS क्लियर करने के बाद व्हेन शी वाज पोस्टेड, अब हुआ क्या कि अब उनको अपना लेवल दिखने लगा कि मैं अब क्या बन गई हूँ, मैं IAS ऑफिसर बन गई हूँ, मैं PCS क्वालिफाई, मैं कहाँ, और मेरा पति एक स्वीपर। सोचो, विचारधारा मैच नहीं खाई, पति को छोड़ दिया, तलाक के लिए केस। वो पति जिसने उसे पढ़ाया, पढ़ाने के बाद भाई साहब इतने बड़े पद पे बिठाया, उसके ऊपर उल्टा केस क्या लगा है, दहेज प्रथा का। वो ये नहीं सोच रही कि उसके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हुई थी, वो भी ट्विंस हुई थी। आज समाज में इस एक एग्जाम्पल ने पूरे भारत के लोगों की मेंटालिटी पे असर कर दिया। हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप सोचो मेंटालिटी पे कैसे असर करा। अब हर पति जो अपनी बीवी को पढ़ा रहा, वो इसी खौफ में नहीं पढ़ रहा, क्योंकि भाई साहब ऐसा ना हो कि मेरी बीवी उठा के, कल सोनू जो सोचे कि मेरी बीवी उठा के SDM बन जा, सोनू मिलाद दे जाए, ऐसे सिस्टम हो। आपको पता है इसका असर क्या हुआ, कल ही सुन रहे थे, एक सर्वे निकला तो उसी में बता रहे थे कि कई सारी लड़कियां जो पढ़ रही थी, अब लड़कियों को थोड़ा रिबेट दिया जाता है शादियों में और नौकरियों में, हर चीज़ में देखने को मिलता है। शादियों में रिबेट कैसा दिया जाता है, ठीक है तुम्हें पढ़ लेने देंगे, पढ़ ले। आमतौर पर एक औसतन एवरेज लड़की जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है, उसकी एज होती है 32 साल। UPSC के लिए कितनी होती है, 32 ईयर्स, और बाकी सर्विसेज के लिए 40। हमारे यहाँ देख लो 45। हर चीज़ में लड़कियों को बेनिफिट है, तो थोड़ा उनका जो क्राइटेरिया होता है ना, वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब लड़कियाँ क्या करती हैं, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन कुछ अच्छे पति क्या करते हैं, उनको पढ़ा देते हैं। पढ़ाने के बाद वो क्या करती हैं भाई साहब, सोशल प्रोस्पेक्टिव में आ जाती हैं। कल से हम SDM बन गए, हमारा पति जो होगा वो हमें छोड़ देगा, तो भाई साहब उसने उन्हें छोड़ा। ये एक एग्जाम्पल था, लेकिन इस एक एग्जाम्पल ने समाज पे इतनी गहरी चोट करी है कि कल से कोई पति अपनी बीवियों को नहीं पढ़ा। बाकी काम ये मीम्स वालों ने कर दिया। ये वो आपने एक मीम्स देखा होगा, एक आदमी माथे पर सामान रख के अपनी बीवी को लेकर कि भाभी जी तो दिल्ली पढ़ रही थी, क्यों ले आए, वो बहुत हो गई पढ़ाई, अब तो जब 2 भैंसे दिलवा देंगे ना, गोबर दो दूध दो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चा संभाल, फैमिली संभाल। कोई SDM बन गई, दूसरे के साथ भग जाए, क्या मतलब है। सोचो, एक केस ने समाज की थ्योरी बदल दी। एमिली डर्कहेम एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने भी यही चीज़ देखी कि यार सुसाइड कंसेप्ट जो है वो एक सोशल फैक्ट है, सोशल फिनोमेना है। इस समाज में लोग मर रहे हैं और इनमें कोई कमी नहीं आ रही। मैंने अभी आपको बताया, आप सोचो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा सुसाइड केस हमें देखने कहाँ मिलते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, और सबसे औसतन 35% इन एन ईयर, एक साल में 35% अगर कोई मर रहा है तो वो हैं स्टूडेंट्स, एज ग्रुप फ्रॉम 14 till 24। इनमें से लव सुसाइड केसेस के मामले 40% होते हैं, बाकी सब स्ट्रेस और फैमिली मैटर्स उनके चक्कर में। सुसाइड होता क्या है, क्या नहीं होता, तो आज हम एमिली डर्कहेम की सर्कमस्टेंस है। तो इससे पहले हम इनके बारे में कुछ पढ़ ले, तो सबसे पहले लिख लेना, सुसाइड थ्योरी इज गिवन बाय अ क्लासिकल थिंकर, ये सबने लिख लिया होगा। इनका नाम है एमिली एमाइल डुर्कहेम, DURKHEIM, लिख लिया, एमाइल डर्कहेम या एमिली डर्कहेम। इन्होंने सुसाइड थ्योरी दी थी 1897 में, 1897 लिख लिया सबने। इट इज अ सोशल फंक्शन, इट इज अ सोशल फंक्शन, ये एक सामाजिक प्रतिक्रिया है या एक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, समाज में फैली है, व्याप्त है, समाज का हिस्सा है। इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही, वो लिख लेना कि सुसाइड इज अ सोशल फिनोमेना, ये इनकी लाइन थी। आप इसी लाइन से अपना आंसर चालू करेंगे। सुसाइड इज अ सोशल फिनोमेना, सुसाइड इज अ सोशल फिनोमेना, सुसाइड इज अ सोशल फिनोमेना, सुसाइड इज अ सोशल फिनोमेना। क्लियर है दादा? अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इन डीप, कुछ समझो और समझने के बाद आप ये रीज़न निकालो कि हाँ आपको ये चीज़ समझने आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है,
अब समझने आ रही कि नहीं आ रही? तो सबसे पहले ये समझना, एमिली डर्कम ने इनकी थ्योरी को जस्टिफाई क्यों किया जाता है, व्हाई दिस थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड। इस आदमी ने सिर्फ ये थ्योरी अपने परिवेश में आसपास वालों की सर्वे नहीं की है, इसने ऑल ओवर कंट्रीज, यूरोप से विभिन्न देशों से डेटा मंगाया और आफ्टर गेट थ्रू विद दैट डेटा, उन डेटा को स्टडी करने के बाद इन्होंने रिपोर्ट निकाली। इन्होंने देखा कि हर चीज़ ड्यूली डिवाइडेड थी। अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो दो में डिवाइडेड थे। कैसे? पुरुष और स्त्री, हर चीज़ का ड्यूअल पर्सपेक्टिव है। आप खुद सोचो, जाति भी दो में डिवाइडेड हो गई। हिंदुइज्म कितने में डिवाइडेड था? हिंदुइज्म कितने में डिवाइडेड था? सबसे पहले तो सोशल डिविजन्स थे अकेले हिंदुओं में। मैं हिंदू जो शब्द है वो हिंदुस्तान के निवासियों को बोलता हूँ, उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ जाते हैं, तो वो सब हिंदू है जो हिंद के निवासी है। जब पाकिस्तानी पाकिस्तान के निवासी, तो उन्हें पाकिस्तानी बोलते हैं, ऐसे हिंदू के निवासियों को क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान के निवासियों को हिंदू बोलते हैं। तो इस परिवेश में इफ़ यू आर गोइंग टू गेट थ्रू, इस अकेले इस हिंदुइज्म में कितने डिवाइडेड है? देखो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सिख, उसके बाद पारसीज आर देयर, पारसीज के अलावा मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी इज देयर, क्रिश्चियनिटी इज देयर, यहूदीज आर देयर, मैनी आर लिविंग हियर। और उसके बाद कई ऐसी ट्राइब्स हैं जिन्हें, तो सोचो हमारा इंडिया कितने पार्ट में डिवाइडेड है। सबकी थ्योरी उठाई कि कौन कितना सुसाइड करता है, तो उन्होंने सबसे पहले, वो एक अंग्रेज थे, उन्होंने अपने ही लोगों का स्टडी किया और उन्होंने पता चला कि क्रिश्चियनिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। क्रिश्चियनिटी दो भागों में डिवाइडेड है। पहली कौन सी है? एक है कैथोलिक और दूसरे कौन है? प्रोटेस्टेंट। What is the difference between Catholic and a Protestant? Catholic वो हैं जो रोम से चलते हैं और Protestant are those who are following the liberal policies of the Christianity, जो Christianity की बहुत easy policies को मानते हैं। आपको पता है, जब सर्वे किया तो पता चला Protestant Catholics के मुकाबले ज़्यादा मरते हैं। एक वृद्ध और एक जवान में जवान ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। आपको पता, जब इंडिया की रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि औरत और आदमी से सबसे ज़्यादा सुसाइड करने का रीज़न है, आदमियों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, औरतों में कम है। हार्ट अटैक की रिपोर्ट सर्वे किया, पता चला औरतों का हार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आदमी से। उसका रीज़न होता है साइज़ में भी बड़ा होता है। साइज़ से क्या मैटर होता है? मैटर ये है कि औरत अपने दुख दर्द आंसुओं में निकाल देती है। ज़रा सा हो बहरा के रोती है, भैकड़ा पसार के रोती है, झांगीला भांगीला झांगीला। लेकिन आदमी नहीं रो सकता, क्योंकि सोशल प्रोस्पेक्टिव में आदमी को बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बताया, तो वो स्ट्रॉन्गनेस के चक्कर में अंदर घुटता 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 ज़्यादा सोचता। वो वही वाला काम है, ये पेन है बहुत हल्का, इसको उठा ले 3 घंटे और हाथ ऐसे करना तो ये हाथ दुखने लगेगा। ऐसा ही पेन होता है। आप जब पेन को उठा के कोई चीज़ सोचते हो और सोचते हो, घुटते हो घुटते घुटते हो, एक दिन वो घुटना ही आदमी को ले डूबता है और अटैक की संभावना। सोचो, तो दीज आर द सर्विस। तो एमिली डर्कम ने कई सारी कास्ट, सही सारी कंट्रीज़, कई सारे नेशन से डेटा मंगवाए और डेटा मंगवाने के बाद पता चला, ओह सिख भी मर रहे हैं, ओह हिंदू में भी सुसाइड, अरे ईसाई भी गए, ओह मुसल्ला चच्चा जे भी गए भाई साहब। अब क्या? अब कौन बचे? सभी तो मर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि सब मर रहे हैं, ऑल आर डाइड, मुस्लिम्स आर डाइड, चचाज आर डाइड, हमारी चाचीज आर डाइड, उन्होंने देखा आंटीज आर डाइड, अंकल्स आर डाइड, जब सब मर रहे हैं तो उन्होंने एक ऐसी थ्योरी निकाली, अरे ये तो सामाजिक थ्योरी, सब तो मर रहे हैं। तो ये कौन सी थ्योरी हो गई? सोशल थ्योरी। यानी इस सोसाइटी में कहीं ना कहीं किसी रीज़न के चक्कर में बहुत डेथ्स हो रही है। समझने आया? तो सबसे पहला सुसाइड जो है वो कौन सा कंसेप्ट है डियर? सोशलॉजिकल कंसेप्ट, यानी सामाजिक फैक्ट है, यानी सोशल फैक्ट है। सामाजिक फैक्ट यानी तथ्य है, सामाजिक तथ्य, तथ्य निकालेंगे। अगली चीज़, इसको किसने लिखा है? एमिली डर्कम ने। अच्छा, कब दिया था? 1897। इतना क्लियर हो गया। चलो एक बहुत प्यारी डेफिनेशन लिखते हैं, लिखना सुसाइड कंसेप्ट होता क्या। तो लिखो एनी डेथ, सोनू भैया की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, एनी डेथ कॉज्ड, कैसा? डायरेक्टली indirectly by a positive or negative act of the victim। बहुत ईजी है बॉस,
सोशोलॉजी इसलिए ईजी है क्योंकि सब आपके अंदर है, बस निकालना है। विक्टिम्स इज सेल्फ सच की जगह विच he knows will produce this result। चलो हिंदी में लिखना, मृत्यु या आत्महत्या या कोई भी हत्या, तीनों लिख सकते हो, कोई भी हत्या। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हो? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी कारण या अकारण, किसी कारण या अकारण कृत्य द्वारा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा की जाती है, व्यक्ति विशेष द्वारा की जाती है और जिसका नतीजा मृत्यु होता है, जिसका नतीजा मृत्यु होता है उसे सुसाइड कहते हैं। इधर देखो, सबको आ गया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली सुसाइड क्या होता है? पेपर नहीं निकला अभी, सुसाइड का रेशो नहीं है। इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है? ज़रा नेट पे जाना और उसके बाद देखना कि कितने सुसाइड हुए, आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली ये, इनडायरेक्टली बस आ रही थी, वो देखा तुमने टिकटॉक रील पे, ऐसा आदमी रोड पे जाकर खड़ा हो जाता है, तुझे मुझसे आज़ादी चाहिए, तू चाहती है मैं तेरे से दूर चला जाऊँ, ले मैं मर जाता हूँ। तो वो जाके रोड पे खड़ा हुआ, फिल्मी स्टाइल वाली डेथ। तो वो ट्रक आया, ब्रेड टोस्ट सब बना गया उसके, और वो वही मर गया। तो कोई भी ऐसी मौत जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी कारण से की जाए और जिसका नतीजा मृत्यु होती है, उसका फाइनल रिजल्ट उसी को बोलते हैं सुसाइड। क्या बोलते हैं? सुसाइड। भारत में इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर सोचो सोनू भाई कल से क्या कर लें कि सोनू ये सोच ले कि मेरे से पेपर नहीं निकल रहा और सोनू ने धीरे से फिनाइल पी लिया। अब सोनू पूरी बोतल ख़त्म कर देता, निपट लेते, इतना सा पिया, इसके घर वालों को पता चल गई। पहले तो धै जूता और धै चपले, पहले सोनू दई तो का पड़ रही बड़ा। उसके बाद पुलिस आ जाएगी, आओ सोनू भाई कहेंगे मैंने खुद को मारने की कोशिश करी, मैंने दूसरे नहीं। हमारे संविधान में खुद को मारना भी एक मृत्यु प्रकरण है। चलो बैठो। तो आपको पता है, आप सुसाइड कर गए तो ठीक, बच गए तो ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए कभी भी फुल एंड फाइनल करो ना तो लोहपद गामिनी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। ट्रेन इज़ अ बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और कहीं ऐसे कहीं 2-3 और बैठे होंगे ना तो तुम्हें देख के जो और तेज भगा लेंगे कि ऐसा ना हो बच जाए। तो इसलिए सुसाइड का क्या है? तो कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसा कृत्य जो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जिसका नतीजा सिर्फ मृत्यु होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सुसाइड कहते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखना, यूज्ड एज अ साइंटिफिक मेथड। यूज्ड एज अ साइंटिफिक मेथड, इसे साइंटिफिक मेथड की तरह प्रयोग किया जाता है। यूज्ड एज अ साइंटिफिक। अब ये साइंटिफिक मेथड क्यों है दादा? वैज्ञानिक तरीका है, समाजशास्त्र का हिस्सा है। तो वैज्ञानिक तरीका क्यों है? इधर देखो, इधर एक चार्ट बना दिया भाई साहब, केस ऑफ सुसाइड इन इंडिया लर्न टेस्ट वो लास्ट 10 ईयर्स। अब पता चला कि 2020 में सुसाइड के केसेस थे कम से कम 20%। 2021 में कोरोना काल आया, कोरोना काल में सुसाइड बढ़ गया 25%। इसके बाद कोरोना के बाद भाई साहब कोई अपना बेड डेप नहीं दे पाए, तो 2022 में सुसाइड हुआ 28% और 2023 में अब तक का रेशो रनिंग है। तो आप क्या सोच सकते हो? देखो भाई साहब, सुसाइड का रेशो तो बढ़ता ही जा रहा है यार, घटता नहीं जा रहा। तो कोई भी डेटा एनालिसिस करने की, पुरानी चीज़ों को क्या किया जाता है? जब एनालिसिस किया जाता है, यानी आप उस पर शोध करते हैं, तो वो साइंटिफिक तरीका हो जाता है। तो इसके देखो आपके पास फैक्ट है, 2020 में इतना, 2021 में इतना, 2022 में इतना और 2024 का और 23 का क्या डेटा आने वाला है। तो पता चलेगा कि लोगों को समझ में आ जाएगा बॉस सुसाइड बहुत हो रहा है भारत में। तो इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए, लोगों को
सारे सुधार परामर्श केंद्र क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो ये चीज़ें। तो हमें अगली चीज़ याद करनी है कि सुसाइड जो है वो एक साइंटिफिक मेथड स्टडी है। बोलो अगली चीज़ याद हो गई, किसने दी थी दीदी? एमिली डर्कहाइम। क्लियर है, कब दी थी? उन्होंने बोला था कि सुसाइड क्या है भाई साहब, एक सोशल फिनोमेना, सोशल थियरी, फिनोमेना ही है ना, सोशल फिनोमेना है। इतना क्लियर है। सुसाइड की डेफिनेशन क्या कहती है? देखो बॉस, सोशलॉजी में नंबर अच्छे चाहिए ना तो डेफिनेशन रटनी पड़ेगी, बुरा मत मानना, रटाऊ सब्जेक्ट है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? अभी बनाया था, कोई भी डायरेक्ट क्या, एनी डेथ कॉजिंग बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या, बाय पॉजिटिव और नेगेटिव क्या एक्ट, जिसका रिजल्ट क्या होता है? डेथ होता है, उसी को क्या बोलते हैं? सुसाइड कहते हैं। क्लियर है सबको? चलो दादा आगे बढ़ते हैं। तो ये एक क्या है? साइंटिफिक स्टडी है, यानी वैज्ञानिक क्या है? वैज्ञानिक विधि है। कैसे प्रूव कर सकते हो? तो मल्टी वेरिएंट एनालिसिस ये कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट लिखना है इसमें, ये क्यों साइंटिफिक स्टडी है? इट इज अ मल्टी वेरिएंट एनालिसिस। मल्टीवेरिएंट एनालिसिस समझ गए? मल्टी मतलब बहु, कई सारे, वेरिएंट मतलब क्या होते हैं? अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग शोध, और कई सारे एनालिसिस हैं जिनमें आपने गणना करी है। तो इसको लिखना